नमस्कार साथियों, सेंटर फॉर एम्बिशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मूल कर्तव्यों से रिलेटेड चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। आप लोगों को जैसा कि लिखा हुआ दिख रहा होगा कि आज हमारा ये लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले हम 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और उन 12 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, पार्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो हमने पार्ट 1 पूरा कंप्लीट किया है, पार्ट 2 पूरा कंप्लीट किया है, पार्ट 3 पूरा किया है, पार्ट 4 किया है। आज ये पार्ट 4A का डिस्कशन है। पार्ट 4A का डिस्कशन आज हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। इस बीच हमने प्रियम्बल को अलग से किया है, संवैधानिक विकास को किया है, संविधान की विशेषताओं को किया है, संविधान के जो सोर्स हैं यानी संविधान बनाने में हमने जिन 60 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन एनालाइज किया था उसमें से हमने कौन से प्रोविजन किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर लिए हैं, उन सब का एनालिसिस हम एक सेशन के अंदर कर चुके हैं। इस प्रकार हमने लगभग 12 जो किए हैं सेशन, उनमें हमने एक बहुत बड़ा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट कर लिया है। जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक वह सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जो आपको लिंक प्रोवाइड की गई आप वहां जाकर उन सेशंस को देख सकते हैं। दूसरी बात हमें यहाँ से यह है कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे आज। फंडामेंटल राइट्स हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो ड्यूटीज़ पढ़ने से पहले हम आपसे बस बात यह कहना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑल्दो आप देखेंगे कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल नहीं किए गए थे, लेकिन बाद में इसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसको शामिल करना पड़ा। तो आप लोगों को की जानकारी के लिए यह बताना ज़रूरी है कि यदि किसी व्यक्ति के पास अधिकार होंगे केवल, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, उनको लिमिटलेस तरीके से यूज करता हुआ जाएगा, यानी दूसरे के अधिकारों का वायोलेशन करेगा ही करेगा, अपनी शक्ति का या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा और दूसरे के अधिकारों का ध्यान नहीं रखेगा या दूसरे के अधिकारों का हनन करने का प्रयास करेगा। तो इस सेशन के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे वह चीज़ आप हम सबसे पहले देख लीजिए। यह फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड ये सेशन रहने वाला है। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इससे रिलेटेड जो कमेटी है उसको। सबसे पहले हम कमेटी को देखेंगे। इस कमेटी को जब आप देख लेंगे तो उसके बाद इस कमेटी के रिकमेंडेशन को देख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फीचर्स को देख लेंगे। फीचर्स यानी विशेषताओं को देख लेंगे इसके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इम्पोर्टेंस को देख लेंगे। इम्पोर्टेंस को देख लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे एक कमेटी बनी है, बर्मा कमेटी, बर्मा समिति। इस समिति ने क्या किया है, कुछ कानूनों को नोटिफाई किया है कि इन कानूनों के माध्यम से मूल कर्तव्यों को के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है या मूल कर्तव्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है। कमेटी, रिकमेंडेशन, फंडामेंटल ड्यूटीज और इसी जगह पर हम लोग एक अमेंडमेंट देख लेंगे जो इससे रिलेटेड है। अमेंडमेंट जो इससे रिलेटेड है। फीचर्स यानी विशेषताएं इसके अंदर देख लेंगे, विशेषताएं। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस यानी महत्व इसका देखेंगे कि क्या महत्व है इसका। और दूसरा बर्मा समिति, इसने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, कुछ ऐसे एक्ट को नोटिफाई किया है या मैं कह सकता हूँ आइडेंटिफाई किया है कि बताया है कि यद्यपि जो मूल कर्तव्य हैं ये नॉन जस्टिसेबल हैं, लेकिन इनको इन कानूनों के अंदर आप देख सकते हैं और इन कानूनों के माध्यम से इनको लागू कराया जा सकता है और आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। यह बात बर्मा समिति ने आइडेंटिफाई की है। तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, कमेटी से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो कमेटी देखनी है 1976 की बात है। इस समय की जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उस 1976 में एक कमेटी का गठन होता है और उसका नाम होता है स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति। इसको क्या किया गया,
कि मूल जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके अंदर क्या था कि फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए थे, यानी मूल अधिकार तो थे, लेकिन मूल कर्तव्यों का चैप्टर इसके अंदर नहीं था। तो इनसे बोला गया इस कमेटी से कि आप ये एनालाइज कीजिए कि मूल कर्तव्यों की हमारे संविधान में क्या आवश्यकता है, और यदि आवश्यकता है तो कौन से मूल अधिकार इसके अंदर, मूल कर्तव्य इसके अंदर होने चाहिए। तो इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन को दिया 1976 में ही, और इसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रिकमेंड किया कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इसके अंदर ऐड किया जाना चाहिए। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई? 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश या सजेशन, रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 1976 में 1976 में की गई। सरकार ने क्या किया कि इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर 42 नंबर के अमेंडमेंट से 1976 में ही 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया। कहां पर ऐड किया? तो इसके लिए एक नया पार्ट बनाया, और वह पार्ट था 4A। यह एक पार्ट बनाया। दूसरा, इसके लिए एक आर्टिकल जनरेट किया, एक नया आर्टिकल बनाया, और उस आर्टिकल को नाम दिया गया 51A। तो ये इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे, ताकि आपको जब भी कभी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं। पूरी क्रोनोलॉजी के तरीके से हम चल रहे हैं। जो भी बात इसके अंदर आई है, हम उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को कर रहे हैं। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई थी। आगे सरकार को क्या लगा, हमारी जो सरकार है उसको ऐसा महसूस हुआ, और ये मैं बताऊं कि ये जो 8 ड्यूटीज स्वर्ण सिंह समिति ने बताई थी, उनमें से कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जिनको सरकार ने हटा दिया है, बाकी अपनी तरफ से नई ड्यूटीज इसके अंदर ऐड कर दी है। जो 8 बताई थी वो हूबहू इसके अंदर समाहित या इसके अंदर शामिल नहीं की गई हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन की यह बात हो गई। इसके बाद क्या हुआ, ये हम जैसा बता रहे हैं कि 10 मूल कर्तव्यों की को जोड़ा गया था। 11th नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इस ड्यूटी को ऐड करने के लिए सरकार ने क्या किया, एक नया अमेंडमेंट लेके आए। 86 नंबर का अमेंडमेंट है, 2002 में आया, और इसके माध्यम से जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, माता पिता हैं, उनके लिए बच्चों की शिक्षा को उपलब्ध कराने का एक नया कर्तव्य इसके अंदर जोड़ा गया। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ तक, ये हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज का डेवलपमेंट। अब इसके अंदर हम पहले फंडामेंटल ड्यूटीज देख लें, तो फिर हम उनके फीचर देख सकते हैं। मेरी बात सही है? तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि इसके फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, और उन ड्यूटीज के बाद हम फिर इसके इंपॉर्टेंस को देखेंगे और विशेषताओं को देखेंगे। ओके, देखो, पहली जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये यहाँ से, इसके अंदर बोला है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। यह बात हमारे संविधान में बोली गई है कि हमारा जो पवित्र ग्रंथ संविधान है, उस संविधान के आदर्शों का, संविधान का आदर करेंगे, और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करेंगे। हमने आपसे एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रगीत क्या है और राष्ट्रगान क्या है, पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया, पहली बार राष्ट्रगीत को कब गाया गया। यह बात आप हमें, यानी इंग्लिश में बोले तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग क्या क्या है, उनके एक एक लाइन आपको लिखनी है, और नेशनल सॉन्ग को फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कब गाया गया, नेशनल एंथम को पहली बार कब गाया गया, उसकी भी पहली लाइन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरे नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वह आपकी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो हमारे आइडियल्स थे, आदर्श थे, जिनका अनुपालन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, आपसे भी यही उम्मीद की जाती है कि आप भी उसका अनुपालन करेंगे। थर्ड नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वह है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। यानी आप सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को बढ़ावा देंगे, और उसमें उसकी को डिफेंड करने के लिए आप कंट्रीब्यूट करेंगे। फोर्थ नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसके अंदर लिखा है कि देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करेंगे आप, ऐसा ही आप, जब हम आपको मौलिक अधिकार बता रहे थे, तब हमने उसके अंदर आपको बताया था आर्टिकल नंबर 23 और 24 के पास आके, 23 के अंदर जो
दुर्व्यापार था। और उसमें हमने आपको बताया था कि जो सरकार है वह अनिवार्य सेवा के अंदर नागरिकों की भर्ती या भागीदारी कर सकती है और उनको सैलरी भी नहीं देगी, उसको कह सकते हैं कि वो मेहनताना भी नहीं देगी, लेकिन बस क्या होगा, इसके अंदर अंतर नहीं कर पाएगी लिंग, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को आप भर्ती करें आवश्यक सेवा में, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को सेवा में भर्ती ना करें, तो यह नहीं कर सकते हो। बाकी यही काम यहाँ पर है कि देश की रक्षा करना है ना, और आह्वान किए जाने पर, यानी जब आपसे अपील की जाए कि आज आपकी राष्ट्र की सेवा के लिए आपकी जरूरत है, तो आप अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर तैयार रहें। जैसे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऐसा बोला गया कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ये क्या था? ये आह्वान था देश के नागरिकों से कि देश के नागरिक आगे आए और अपने जुनून से, अपने उत्तेजना के माध्यम से और अपने ड्यूटी, जो राष्ट्र के प्रति उनका कर्तव्य है, उसको निभाने के लिए तैयार हों और देश को आज़ाद कराने में वो अपनी भूमिका निभा सकें। यही तो बात थी, यही बात यहाँ पर मूल कर्तव्य में बोली गई है। यदि राष्ट्र आपसे आह्वान करता है, अपील करता है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। ठीक है। 5th नंबर का जो मूल कर्तव्य है, इसके अंदर बोला गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना। यह बात समरसता आप मूल अधिकारों में भी देखते हैं, यह समरसता, समानता, भाईचारे की भावना आप प्रियम्बल के अंदर भी देखते हैं। तो ये जो प्रियम्बल में बोला गया, मूल अधिकारों में बोला गया, इन्हीं बातों को आपके कर्तव्यों के तौर पर भी शामिल कर दिया गया। यानी सभी लोग यह तो कह सकते हैं कि मेरे साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा होगा तब, तो इसके लिए आपके कर्तव्य है कि आप उसके साथ भी असमानता का व्यवहार नहीं करेंगे। यदि आपको अपने समानता के अधिकार की चिंता है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि दूसरे व्यक्ति के जो समानता के अधिकार हैं उनका भी एग्जिस्टेंस बना रहे और आप उनके अधिकारों का, यानी समानता के अधिकारों का दुरुपयोग न करें, वायोलेशन न करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, यानी किसी के साथ आप इस तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हो। जैसे आप देखते होंगे कि कई बार मजदूरों के साथ, बाहर से काम करने गए लोगों के साथ, महाराष्ट्र के अंदर, दक्षिण में कई राज्यों के अंदर, एक कह सकते हैं उनके साथ भेदभाव की भावना देखने को मिलती है। ये क्षेत्रीयता के आधार पर यह भावना देखी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे ये यहाँ से ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों, ये अलग है। साथ ही आप क्या करेंगे कि ऐसी प्रथा, यहाँ से हम बताते हैं ऐसे, ये यहाँ से, साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब यह स्त्रियों का सम्मान हमारे यहाँ प्राचीन काल से चला आ रहा है। आपको एक श्लोक भी पता होना होगा कि जिसमें बोला गया है हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर, यत्र नार्यस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। ठीक है। तो इस बात को आपके लिए मूल कर्तव्यों में भी समाहित कर दिया गया, ताकि आप उन मूल कर्तव्यों का ध्यान रखें, अपनी लिमिट को समझें। अपने अधिकारों का उपयोग करते समय आप यह बात जरूर से याद रखें कि हमारे अधिकारों की लिमिट वहां तक है जहां से दूसरों के अधिकार शुरू होते हैं। और जैसे ही आप अपनी लिमिट समझ जाएंगे, तो आप यह मान के चलिए कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएंगे, है ना, कॉन्शियस हो जाएंगे। तो यह होना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। उसके बाद है हमारी मिश्रित साझा संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसकी परिरक्षा करना। अब हमारी जो मिक्स्ड कल्चर है हमारा, जैसे गंगा जमुनी तहजीब बोली जाती है, तो इसकी रक्षा करना, सम्मान करना, संरक्षण करना और उसकी परिरक्षा करना, यह हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। यदि आप भाग 3 का उपभोग करना चाहते हैं, या मैं कहूँ कि आप भाग 3 के अधिकारों का अनुपालन अपने लिए करवाना चाहते हैं, तो आपको भाग 4A के मूल कर्तव्यों का अनुपालन स्वयं से करना चाहिए। उसके बाद आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी के अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, आप किसी के अधिकारों में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनको वायोलेट नहीं करेंगे, तो आपके अधिकारों का संरक्षण तो हो ही जाएगा। यही तो गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने बोला साध्य और साधन।
साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल देने वाले एक हमारे जो थिंकर हुए, उनका नाम है गांधी जी। साध्य और साधन, मीन और एंड दोनों ही कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? कि यदि आपका साध्य पवित्र है तो उसको प्राप्त करने का जो साधन है, मीन है, वह भी पवित्र होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने साध्य आपका पवित्र हुआ और जिस माध्यम से या जिस मीन से आपने उसको प्राप्त किया है वो कहीं अपवित्र हुआ, तो वो है अपना वायरस साध्य तक भी पहुंचा सकता है। तो इसको बचाना है। तो हमको क्या करना है? हमारी गंगा यमुनी जो तहजीब है उसका संरक्षण करना है। 6 मूल कर्तव्य यहाँ से आपने देख लिए। आगे के आप देखिए 7 नंबर पे बोला गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। यह हमारे यहाँ पर जो प्रकृति पूजा थी, जो मूल कर्तव्य हैं ये बनाए गए हैं। इसके अंदर हमारी प्राचीन धरोहर, प्राचीन कल्चर, इसको बहुत अच्छे स्तर पर वरीयता प्रदान करने का काम किया है। तो इसमें ऐसा ही तो बोला गया, पर्यावरण की रक्षा करना और संवर्धन करना, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं। आपने देखा होगा, आप नहीं देखा है तो आप कभी ट्राइबल एरिया में या थोड़े से रूरल एरिया में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर पेड़ों की पूजा हो रही होती है। अरे कहीं मत जाइए आप, हम कुंभ के दौरान कुंभ में स्नान के लिए जाते हैं, ये हमारी आस्था ही तो है नदियों के प्रति। नदियों के प्रति जो हमारी आस्था है, उस आस्था का अनुपालन कर रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने जो आचरण है, हमारा कंसाइंस है, अंतःकरण है, उसके अनुसार हम अपने धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। और हम देखते हैं नदियों का, पर्वतों का ये पूजन किया जाता है या नहीं किया जाता है? तो ये क्या है? हम संरक्षण कर रहे हैं। यही आपके मूल कर्तव्यों में लिख दिया गया कि आपका ये कर्तव्य होगा कि आप इस तरीके से नेचुरल जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, इसको कंजर्व करेंगे। तभी तो आप देखेंगे कि हमारा जो इसकी रिपोर्ट आती है, ये आईपीसीसी जो है ना, आईपीसीसी, सॉरी आईपीसीसी कह रहा हूं, IUCN, इसकी जो रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट में भारत का जो कल्चर है या भारत का जो आध्यात्मिक कल्चर के बारे में विशेष रूप से बोला जाता है कि ये इस टाइप का कल्चर कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देने से रोकता है। और कंज्यूमरिज्म को यानी उपभोक्तावाद को, या मैं फिजिकलिज्म भी कह सकता हूँ जिसमें भौतिकतावाद, यानी हम हर समय उपभोग के बारे में सोचते हैं। तो इन चीज़ों को एक तरीके से कह सकते हैं रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वो क्या है? भारत का कल्चर। क्योंकि भारत के कल्चर में हर चीज़ को कंजर्व करने का, नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, पेड़ों को, इन चीज़ों को कंजर्व करने की बात बोली गई है। तो ये आज के समय में जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, उससे भी निपटने में हमको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि जब COP 21 हो रहा था, तो इस दौरान हमने क्या किया? इस पंचामृत को रिलीज किया, यानी पंचामृत को अपनाया। इस पंचामृत के अंदर 5 लक्ष्य हैं। उन 5 लक्ष्यों के माध्यम से हमने क्या किया है? जो हमारे SDG 2030 के लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमने अपने टारगेट फिक्स किए हैं कि हम 2030 तक इतना इतना अपना जो कंजम्पशन है उसको कम कर देंगे, या सॉरी इमिशन को कम कर देंगे। दूसरा हमने बोला है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का कितना % शेयर बना लेंगे 2030 तक। ये सारे टारगेट इसके अंदर पंचामृत के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मूल कर्तव्य है ये हमको यही चीज़ों की याद दिलाता है। 8th नंबर पे बोला गया है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करेंगे। ये लिखा ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ह्यूमनिज्म तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये क्यों बोला गया? कि आप अंधविश्वास से, रूढ़िवादिता से, इन चीज़ों से दूर रहेंगे। जैसे आप देखते होंगे जो रूरल एरिया है आज भी हमारे यहाँ पर, वहाँ भूत प्रेत, चुड़ैल, इस टाइप की कहानियाँ होती हैं। कई महिलाओं को इस वजह से मार दिया जाता है कि उनको चुड़ैल मान लिया जाता है। तो जब आप उनको चुड़ैल मानते हैं तो क्या करते हैं? उनके प्रति अंधविश्वास, रूढ़िवादी अपनी मान्यता, उसको थोपने का प्रयास करते हैं। तो उन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। मानववाद,
सभी मानव इक्वल हैं, सभी मानवों का एक मानव होने के नाते आप भी देखते हैं कि यूएन के द्वारा भी मानवाधिकार का जो चार्टर रिलीज किया गया है, उसका मेन थीम क्या है, या मैं कहूँ कि उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त हैं, वह अधिकार उसको प्राप्त होने ही चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि कहीं का भी हो। यही बात यहाँ पर बोली जा रही है। 9 नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें बोला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। ये बात क्यों बोली गई? इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें बोला गया कि सार्वजनिक संपत्ति, जैसे आप देखते हैं कि कई बार एजिटेशन के दौरान रेलगाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, पटरियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को जलाने का काम होता है, तो इन सब से अपने आप को बचा के रखेंगे। यानी इस टाइप के किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज नहीं करेंगे। यह बात इस क्लॉज के अंदर बोली गई है। यहाँ 10 नंबर पर आप देखेंगे, इसमें बोला गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। इस मूल कर्तव्य से एक बात याद आती है हमको, डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं कि एक परिवार का विकास अगर होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। यह बात वो इंडिविजुअल स्तर से लेके चलते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का विकास होगा तो परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और समाज का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, और राज्य का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। यही बात यहाँ पर बोली गई है कि पर्सनल लेवल पर और पब्लिक के लेवल पर, यानी व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों स्तरों पर हमें करना क्या है, अपने विकास के लिए, यानी अपने डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम करना है। न कि हमें किसी की लेग पुलिंग करने का काम करना है, न स्वयं को पीछे धकेलने का काम करना है। हमें हर समय अपने विकास के बारे में सोचना है कि हम कैसे अपने आप का विकास कर सकते हैं। यदि आप अपना विकास करेंगे तो इसका ग्रेजुअल इफेक्ट आप देखेंगे, इसका, या मैं कह सकता हूं कि जो इसका मेरिट गुड्स मिलेगा या इसका जो इफेक्ट दिखेगा, वो आपको राष्ट्र के डेवलपमेंट के तौर पर देखने को मिलेगा। यानी नेशन का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से है, लोगों के डेवलपमेंट से है। यदि लोग अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने आप को इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके आएंगे, उनको जनरेट करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे, तो आप क्या करेंगे, राष्ट्र को भी विकसित बनाने में हेल्प करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद यह वाला जो आर्टिकल है, ये हमने आपको बता ही दिया है कि ये अमेंडमेंट के माध्यम से आया। माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यह बात आपको ये 11 नंबर जो मूल कर्तव्य है इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसके अंदर इसकी विशेषताओं को देखते हैं। ये तो जो क्लॉज दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वही है, ये तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मेन जो चैप्टर है, या मैं कहूँ कि इसको जब आप मेन क्रक्स के तौर पर देखेंगे तो आप इसमें जो इसके फीचर्स हैं और इसके इंपॉर्टेंस हैं, उन दो को जरूर से देखेंगे, तभी आप कोई अगर मेंस का क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा तो आप उसको लिख पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इसके क्या विशेषताएं, फीचर्स। फीचर्स या हम कह सकते हैं विशेषताएं। पहली विशेषता तो इसकी यह कहेंगे हम कि ये जो मूल कर्तव्य है, ये नैतिक एवं नागरिक, नैतिक एवं नागरिक कर्तव्य के तौर पर, नैतिक एवं नागरिक कर्तव्य के तौर पर, कर्तव्य के तौर पर स्थान रखते हैं, स्थान रखते हैं। अब इस नैतिक यानी मोरल के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल जो मिलेगा वह आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो बोला गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को संरक्षण करना और उनको सजो के रखना, यह आपका हो जाएगा नैतिक कर्तव्य। ठीक है, ये और नागरिक कर्तव्य यानी सिविक ड्यूटी आपकी क्या बनेगी, तो सिविक ड्यूटी के अंदर आप देखेंगे कि इसमें बोला गया था कि संविधान और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग
संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इन सब का क्या करना है आपको? संरक्षण करना है। तो ये संरक्षण आपका कौन सा सेंस, वो क्या नाम, कौन सी ड्यूटी है? ये आपकी सिविक ड्यूटी है, नागरिक कर्तव्य है ये आपका। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका, वो पहला फीचर इसका ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आप इसको जब लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल यानी गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित, यह बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि इसमें आप कौन सी एक बात लिखेंगे? गैर न्यायोचित। अब गैर न्यायोचित हम आपको 3 बार बता चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स वाला जब चैप्टर पढ़ाया तो हमने बोला न्यायोचित यानी जस्टिसिएबल। जब हमने डीपीएसपी का चैप्टर बताया आपको, तब हमने आपको बोला नॉन जस्टिसिएबल, गैर न्यायोचित। और हम ये पार्ट 4A के अंदर भी बोल रहे हैं कि मूल कर्तव्य जो हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक भी है नॉन जस्टिसिएबल, यानी आप इनके जो क्लॉज हैं या इनके अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं इनको लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ तक आपने ये बात देखी। उसके बाद आप इसका और नया जो करेक्टर है नेक्स्ट वाला, इसके अंदर आप देखेंगे फीचर में भारतीय परंपराओं से प्रभावित। इसके अंदर आप एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल में बताएंगे कि जैसे महिलाओं के गरिमा का, सम्मान का ध्यान रखने के लिए जो बात बोली गई है, यह बात हम भारतीय परंपराओं में देखते हैं। जैसा मैंने आपको एक श्लोक के माध्यम से बताया, यत्र नार्यस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो यह बात आप भारतीय परंपराओं से देखेंगे और उसी से प्रभावित होकर हमने यहाँ इस एग्जाम्पल को लिखेंगे कि महिलाओं का सम्मान, गरिमा और उनकी रक्षा की बात मूल कर्तव्यों के तौर पर इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर का, इसके अंदर लिखेंगे और उसमें हम बता सकते हैं इसमें कि नागरिकों तक सीमित। नागरिकों तक सीमित। ठीक है, ये बात कैसे समझेंगे आप? जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स देखे थे, तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ अधिकार ऐसे थे जो विदेशी लोगों को के साथ साथ देश हमारे नागरिकों को भी प्राप्त थे, और कुछ मूल अधिकार जो थे वो केवल और केवल हमारे नागरिकों को प्राप्त थे। जैसे 15, 16, 19, 29, 30 नंबर के आर्टिकल के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं वो है केवल और केवल हमारे किसको प्राप्त थे? वो केवल और केवल आपके नागरिकों को प्राप्त थे। इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो नागरिकों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी प्राप्त हैं, यानी बाहरी लोग भी उसका उपयोग कर सकते हैं, उन अधिकारों के बारे में अपना दावा प्रदर्शित या प्रकट कर सकते हैं। तो ये 4 हो गए, ये नागरिकों तक सीमित है, यानी इसके लिए बाहरी लोगों पर इनको लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना है इसके अंदर। आपने देखे ना इसके पीछे क्या देखा? नैतिक एवं नागरिक, नॉन जस्टिसिएबल, और ये भारतीय परंपराओं से प्रभावित और नागरिकों तक सीमित है। इसके बाद आप इसका महत्व देख सकते हैं। ठीक है, महत्व के अंदर आप जब देखेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इम्पोर्टेंस, महत्व। पांच इंपॉर्टेंस हम इसमें देख ले रहे हैं। ये हमने इसलिए बनाया है कि आप चाहें तो अपनी कॉपी के ऊपर जब मेंस में बनाते हैं तो इस टाइप के फ्लो चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पहला आप यहां पर लिखेंगे नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। मूल कर्तव्य जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, ये नागरिकों को उनके कर्तव्य, नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी यानी उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी याद दिलाते हैं। और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति? देश के, समाज के, अपने जो आसपास के लोग हैं, जो एनवायरनमेंट है, नेचर है, इसके प्रति जो लोगों की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी याद दिलाने का कार्य मूल कर्तव्य करते हैं।
क्योंकि आपने ये प्रोविजन जितने भी देखे उसके अंदर आपने स्पष्ट तौर पर देखा होगा कि प्रत्येक मूल कर्तव्य ऐसी बात बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रत्येक नागरिक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखकर अपना जीवन संचालन करना चाहिए। यही बात तो बोली गई है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा आप यहां पर लिखेंगे संवैधानिक व्याख्या में सहायक। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में ये क्या करता है? सहायता करता है। किसकी? न्यायालय की। जुडिशरी क्या करती है? अच्छा, एक करेक्टर हमने आपका इसका भी मैंने बताया था कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन न्यायालय जब कभी भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन करने का कार्य करता है, तो अगर वो मूल कर्तव्यों के चैप्टर से मिलता जुलता है या मूल कर्तव्यों के चैप्टर से कुछ भी वहाँ से इंक्लाइंड हो रहा होता है, तो वह उसकी व्याख्या के दौरान इन क्लॉजेस को, जो क्लॉज 11 लिखे गए हैं, इनका संदर्भ ले सकता है, एक रेफरेंस के तौर पर उनका या कॉन्टेक्स्ट के तौर पर उसका यूज कर सकता है। तो संवैधानिक व्याख्या में ये सहायक के तौर पर कार्य करते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप थर्ड नंबर पे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने में सहायक। यह बात आप कैसे देखेंगे? जैसे इसमें बोला गया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि कौन सी? जिसमें आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, राष्ट्रीय झंडे को, या और भी इस तरीके के जो भी हमारे सार्वजनिक पहचान चिन्ह हैं, उनको किसी को भी आप खंडित करने का या उसमें से किसी को भी असम्मानित करने का कार्य करते हैं, तो उसके प्रति एक चेतावनी के तौर पर ये मूल कर्तव्य आपको चिन्हांकित करते हैं और आपको आपके कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाते हैं, ताकि आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो सके। इस बात की भी यह बात यहाँ पर करने का कार्य करते हैं। दूसरा आप यहाँ देखेंगे अनुशासन को बढ़ावा देने में सहायक। अनुशासन, डिसिप्लिन को बनाए रखने में भी मूल कर्तव्य सहयोगी के तौर पर कार्य करते हैं। यह बात आप तक पहुंच गई होगी, है ना? अब यहाँ पर आप एक जो इंपॉर्टेंस है इसका वह और देख सकते हो, वह है राजनीतिक औचित्य में सहयोग। राजनीतिक औचित्य में सहयोग, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को एक दूसरे के लिए आवश्यक माना गया है। यानी मूल अधिकार आपके तभी तक हैं जब तक आप अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते हैं, और आपको कर्तव्य इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आपको मूल अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। यानी एक नागरिक के तौर पर आपको अपने मूल अधिकारों का प्रयोग तब करना है जब आप पार्ट 4A के मूल कर्तव्यों का भी अनुपालन करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंस भी है और परीक्षा की दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको देख लेंगे और अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। अब हम इसमें देख लेते हैं, एक बर्मा कमेटी बनी थी। बर्मा कमेटी, इस कमेटी ने क्या कहा, या मैं कहूं कि इसने कुछ ऐसे एक्ट को नोटिफाई किया, चिन्हित किया कि ये जो एक्ट हैं ये मूल कर्तव्यों को लागू करने में या मूल कर्तव्यों को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सहयोगी के तौर पर कार्य करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है मूल कर्तव्यों का, वो नॉन जस्टिसिएबल है,
यानी न्यायालय में इसके प्रोविजंस को लागू कराने के लिए नहीं जाया जा सकता है। लेकिन वर्मा कमेटी से यही बात बोली गई इसको चिन्हित करने के लिए, तो उन्होंने कुछ एक्ट के बारे में बोला। तो पहला इसके अंदर जो एक्ट वर्मा कमेटी ने बोला था वह और अच्छा, एक बात और आप याद रखेंगे कि यह जो कमेटी बनी थी यह आपके 1998 के अंदर गठित हुई थी। ठीक है, यह बात आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्री के स्तर पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला है राष्ट्रीय सम्मान और अपमान रोकथाम अधिनियम 1971। यह हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के लिए बनाया गया कानून है और यदि इसका कोई दोषी पाया जाता है तो उसको विधि के प्रावधानों के अकॉर्डिंग दंडित किया जा सकता है। यह जो एक्ट है यह मूल कर्तव्यों के उस प्रोविजन की बात को सहयोग करता है या उस प्रोविजन को कह सकता हूं कि एक तरीके से सहयोग प्रदान करता है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, संवैधानिक मूल्य आदि की संरक्षण करने की और उनके सम्मान करने की बात उस क्लॉज में बोली गई थी। तो एक तो ये वाला एक्ट है। दूसरा आप देखेंगे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब यह मूल कर्तव्यों के उस वाले क्लॉज को सहयोग प्रदान कर रहा है या सपोर्ट दे रहा है जिस क्लॉज के अंदर बोला गया था कि क्या करेंगे आप नागरिकों के साथ समरसता का, भाईचारे का और उनके साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं करेंगे और उनके साथ भाईचारे का और समरसता का व्यवहार करेंगे। यह वाला क्लॉज जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है। इसके अंदर भी क्या बोला गया है, इसके अंदर जो हमारे एग्जीक्यूटिव के लोग या मैं कह सकता हूं जो सरकार के लोग चुने जाते हैं इनके लिए इसमें प्रोविजन बोले गए हैं और इसमें जैसे भ्रष्ट प्रथाओं को धर्म के नाम पर बांटने का, एक दूसरे मतलब समुदाय को बांटने का, भ्रष्टाचार की रोक लगाने का, यह प्रोविजन इस वाले एक्ट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और दूसरा आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। यह अधिनियम भी आपको जो 8 नंबर पर आपका मूल कर्तव्य लिखा गया था जिसके अंदर प्रकृति, पर्यावरण, वन, वन्यजीव इनकी संरक्षण की बात कही गई थी। और इसी के तहत एक और एक्ट जिसको चिन्हित किया वन अधिनियम है 1980 का, है ना, उसमें बोला गया है वन संरक्षण अधिनियम 1980। इन एक्ट्स को वर्मा कमेटी के द्वारा चिन्हित किया गया और बताया गया कि ये एक्ट कहीं ना कहीं हमारे मूल कर्तव्यों को बढ़ावा देने का और उनको अपहोल्ड करने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने मूल कर्तव्यों के से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर था उसके इंट्रोडक्शन से लेकर यानी स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के बाद जो भी डेवलपमेंट देखे गए या जो भी डेवलपमेंट हुए उन सभी को एक क्रमबद्ध ढंग से हमने देख लिया है और उससे रिलेटेड हमने उसके फीचर्स देख लिए यानी विशेषताओं को देख लिया, उससे रिलेटेड हमने उसके इम्पोर्टेंस को देख लिया और वर्मा समिति ने उसके अंदर क्या बोला है उस बात को भी हमने इसके अंदर देख लिया है। तो इस प्रकार से हमारी यह डिस्कशन आज की यहीं पर कंप्लीट होती है। आप लोगों को यह हमारी डिस्कशन कैसी लग रही है और इससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह बात आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपसे हम हर रोज़ कमेंट की बोलते हैं, आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा है जो इतनी अपनी उंगलियों पर वो मैं कहूँ कि
दबाव बना दे या प्रेशर बना दे कि वो 2 शब्द भी उसके अंदर टाइप कर सके। मुझे कैसे पता चलेगा? आप पर्सनली मुझसे बोलते हैं कि हमने देखा, हमने उसको सुना, तो आपने उस वीडियो को सुना है, देखा है, उसमें आप अपनी प्रेज़ेंट लगाने का एक तरीका है ना, आप कमेंट कर सकते हैं उस जगह पर। मुझे पता चलेगा कि आप में से कौन लोग देख रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो उस वीडियो को देख रहे हैं, वह पर्सनली हमसे बताते हैं कि हमको ये लाभ हुआ, हमने ये एग्ज़ाम दिया, उसके अंदर हमको ये फ़ायदा हुआ। तो उस कमेंट सेक्शन में बताएँगे तो बाकी के लोग भी उसको देखकर उन्हें लगेगा कि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, तो वो लोग भी इसको देखने के लिए प्रेरित होंगे। बाकी हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि आप इन चीज़ों को यदि सीरियसली या सिंसियरली आप इसको कंप्लीट करेंगे, तो आपको एग्ज़ाम का कोई भी स्तर हो, उसमें आपको ये जो सीरीज़ हो रही है, यह आपको हेल्प करेगी ही करेगी। मैं चाहता तो ये मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के अंदर मूल कर्तव्यों का जो चैप्टर था, उसमें केवल मैं संविधान संशोधन बताता, समिति बताता और उसके बाद हम जो प्रोविज़न है 11 मूल कर्तव्य दिए गए, उनको बोल के एक्सप्लेन कर देता, ये लिखे हुए ही थे बोर्ड के ऊपर। हमको क्या डिक्टेट करने थे? लेकिन हमने क्यों ये एक्स्ट्रा बताया, क्यों इन डेप्थ गए उसके अंदर, ताकि आपको पूरा इसका लाभ मिल सके। आप न केवल प्री के स्तर पर बल्कि मेंस के स्तर पर भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको सॉल्व करने में कैपेबल हो सकें। दूसरा, आपको इंटरव्यू के स्तर पर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको भी बताने में सक्षम हो सकें। मैं इसलिए इसको इन डेप्थ करके बताता हूँ। तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत